जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद की सीमा पर एक बार फिर टिड्डी दल का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान से यह दल किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस आशंका के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसानों से सजग रहने के लिए कहा गया है। कोरोना की दुश्वारियां झेल रहे किसानों पर अब कुदरत की मार और बढ़ रही है। बैसाख में बारिश से खरबूज, तरबूज और सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों पर अब टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल मई में ही राजस्थान से आए टिड्डी दल ने आगरा, फिरोजाबाद, इटावा सहित कई जिलों में आतंक मचाया था। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्र छात्राएं अजीब हालत में उलझे हैं। एक तरफ सरकार ये तय नहीं कर सकी है कि 10वीं के लगभग 30 लाख छात्रों को परीक्षा लें या उन्हें प्रमोट करें। वहीं गुरुवार से 11वीं की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू की जा रही है। फिलहाल बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10वीं की बोर्ड की तैयारी करें या 11वीं की क्लास शुरू करें। बच्चे अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज करके शिक्षकों से पूछ रहे हैं कि वे क्या करें, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसी असमंजस के कारण कई स्कूलों ने अभी 11वीं की कक्षाएं शुरू नहीं की हैं। वहीं स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने बताया है कि हजारों बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, कैसे करें पढ़ाई। असम की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के संस्कृत में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ, लेकिन सोनाई से विपक्षी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक करीमुद्दीन बरभुइया ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी द्वारा बांग्लादेश समर्थक करार दिए जाने वाली पार्टी के विधायक ने संस्कृत में शपथ लेकर लोगों को चौंका दिया है, जबकि उनकी पार्टी के विधायकों ने असमिया और बंगाली में शपथ ली है। एक मुस्लिम विधायक को संस्कृत में शपथ लेते देखना दुर्लभ था। शपथ लेने के बाद बरभुइया ने कहा, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मेरी मातृभाषा बंगाली है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां असमिया आधिकारिक भाषा है। संस्कृत, बंगाली, असमिया सहित सभी भाषाओं की जननी है। शपथ लेना मेरे लिए विशेष क्षण था, क्योंकि जिंदगी में यह पहली बार हो रहा था। मैं इसे विशेष बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने देश की प्राचीन भाषा को बोलना पसंद किया। विधायक ने कहा कि मेरा धर्म मुझे संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है और मुझे दूसरे की संस्कृति सीखने की अनुमति भी देता है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि भारत एक विविध देश है जहां एकता हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान गाजियाबाद और गोरखपुर में कोरोना संक्रमित नए मामलों में अचानक तेजी आ गई है। मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को 20 मई को गाजियाबाद में 24 घंटों में कुल 364 नए मामले आए थे, जबकि गोरखपुर में 331 मामले आए थे। लेकिन शुक्रवार को अचानक गाजियाबाद में 1003 मामले दर्ज हुए, वहीं गोरखपुर में 892 केस सामने आए। आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रदेश के बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के ग्राफ में काफी तेजी से गिरावट आई है, लेकिन गोरखपुर और गाजियाबाद इन दो स्थानों पर संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से खबर आ रही है। यहां नवनिर्वाचित प्रधान मोहम्मद इशहाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं ग्राम प्रधान की पत्नी को भी गोली लगी है। सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए
पीएसी तैनात कर दी है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र के परगवा गांव का है। परगवा गांव में नवनिर्वाचित प्रधान, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, उनका नाम मोहम्मद इशहाक है। गुरुवार को लगभग 4 बजे किसी काम से बरेली शहर जा रहे थे। रास्ते में लाल फाटक के पास उन्हें गोली मार दी गई। हमले में उनकी पत्नी को भी एक गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी रोहित सजवाड़ पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और छानबीन की। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी बेच रहे युवक की थाने में हुई कथित पिटाई से उसकी मौत होने पर आक्रोश फैला हुआ है। मृतक फैजल, जो कि 18 वर्ष का था, कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी बेच रहा था। इसी दौरान पुलिस सिपाही आ गए और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वो उसे बाइक में बिठाकर थाने ले गए, जहां कथित तौर पर उसकी पिटाई की गई और जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही मृतक के परिवारजनों को इसकी खबर मिली तो हंगामा खड़ा हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने तुरंत कई थानों की पुलिस को बुलाकर हालात को काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस लगातार मृतक के परिवारजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को 176 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी बंद हो चुका है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और किसानों से बातचीत करने की अपील की है। किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों और सामान्य नागरिकों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए तथा किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए। वे कानून जो किसानों द्वारा ठुकराए जा चुके हैं, उन्हें जबरदस्ती लागू करना देश की लोकतांत्रिक और मानवता के मूल्यों के खिलाफ है। संयुक्त किसान मोर्चा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखता है। वह शांतिमय विरोध ही जारी रखेगा। संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रही सरकार को रिजर्व बैंक ने उम्मीद से भी ज्यादा मदद दी है। सरकार ने 2021-22 के लिए पेश बजट में जहां आरबीआई से कुल 50,000 करोड़ का सरप्लस मिलने का अनुमान लगाया था, वहीं रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ देकर सबको चौंका दिया है। डीबीएस की प्रमुख अर्थशास्त्री राधिका राव का कहना है कि रिजर्व बैंक ने संकट में चल रहे सरकारी खजाने में उम्मीद से कहीं ज्यादा राशि डाल दी है। दूसरी लहर में कारोबारी गतिविधियां लगातार सुस्त हो रही हैं और राजस्व पर भी दबाव बढ़ने लगा है। इसके अलावा मई का जीएसटी संग्रह कई महीने के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसे में आरबीआई से मिली ये राशि न सिर्फ महामारी से लड़ने में मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि सरकार पर राजस्व का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक दवा कृष्णपट्टनम के कोरोना में असर की जांच के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से सिफारिश की है। यह दवा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में काफी बांटी जा रही है और लोग इसे कोरोना से निपटने के लिए अहम मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग इस दवा को लेने के लिए उमड़ रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने तरफ इस दवा की क्षमता की जांच के लिए आईसीएमआर से सिफारिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट की एक टीम को भी नेल्लोर जिले भेजने का फैसला लिया है। एक्सपर्ट की टीम दवा का फॉर्मूला लेकर उसकी स्टडी करेगी।
बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री एम.ए. मन्नान ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट को सूचित किया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा $280 ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा आधी थी। इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश तेजी से तरक्की करने वाला देश बन गया है, जो कि इस समय भारत से भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया है। ईरानी मीडिया ने खामनेई के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है। खामनेई ने शुक्रवार को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चले हिंसक संघर्ष के थमने के बाद ये बयान दिया है। इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान ईरान ने खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। ईरान गाजा वेस्ट बैंक क्षेत्र में सक्रिय हमास का भी समर्थन करता है। हमास फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है, जिसके चार्टर में लिखा है कि वो इजराइल को तबाह करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमास के अलावा ईरान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन आबादी के नेता मोहम्मद अब्बास का भी समर्थन किया है।